तो स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जो है क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2024 और 25 का जो सेशन है, यानी कि जो 2025 में परीक्षा देंगे उनके लिए क्लास 10th का सोशल साइंस का जो आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, उसको ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी का भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग, चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ जो कि आपका मैट्रिक की परीक्षा में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के पैटर्न पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है पूरे चैप्टर का बढ़िया से आपका डिटेलिंग जो है इस वीडियो में जो है करवाने वाले हैं। और इस चैप्टर में जैसा कि ज्योग्राफी में जो है बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं और ओवरऑल जो आपका भूगोल का किताब है क्लास 10th का, उसमें आपको पूरा का पूरा जो है भारत के जितने भी संसाधन हैं, भारत में जितने तरह के संसाधन हैं, जैसे कि आपका जल भी है एक संसाधन है, तो पूरा जल के बारे में आपको एक चैप्टर मिलेगा क्लास 10th के ज्योग्राफी में। फिर आपका वन्य और वन्य प्राणी, वन यानी कि फॉरेस्ट, और उसमें रहने वाले जो एनिमल होते हैं तो वे सब क्या हो जाते हैं, संसाधन ही हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं संसाधन में, और ओवरऑल भारत का जितना भी संसाधन है वो आपको क्लास 10th के भूगोल में पढ़ना है पूरे ज्योग्राफी में। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका जैसा कि नाम बताया संसाधन एवं उपयोग, इसमें सबसे पहले नाम ही है आपका संसाधन, चैप्टर का नाम ही क्या है, चैप्टर का नाम ही है संसाधन, है ना। तो संसाधन आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूछा जाता है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। इस तरह से करके कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो सभी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं संसाधन क्या होता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्या किए हैं, शॉर्ट में लिख दिए हैं, आपको PDF जो है नोट्स, PDF इसका जो होगा नोट्स के रूप में, ठीक है, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। इसी चैनल से JP अकेडमी के नाम से ही क्या है आपका टेलीग्राम है, वहाँ से आपको पूरे चैप्टर का PDF बहुत अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको एकदम गारंटी देते हैं कि एकदम समझ में आएगा, बस आप टिके रहें, बने रहें, ठीक है। तो संसाधन की बात करते हैं। संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिसोर्स कहा जाता है। और संसाधन का मतलब क्या होता है, परिभाषित करें तो क्या परिभाषित कर सकते हैं, तो संसाधन का मतलब क्या हो गया कि दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को, मानव की जो ज़रूरत है उसको पूरा करे, वो सभी वस्तुएं, वो सभी पदार्थ क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। संसाधन का ओवरऑल यही परिभाषा है। आप लिखेंगे क्या, वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप कपड़ा पहने हुए हैं तो कपड़ा भी क्या है, संसाधन ही है। वस्त्र भी क्या है, संसाधन ही है। ये हमारे तन को ढक रहा है, हमें ठंड से बचा रहा है, या हमें गर्मी से बचाएगा, या हमें वर्षा से बचाएगा। तो वस्त्र ही क्या हो गया, कपड़ा क्या हो गया, एक तरह का संसाधन हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका कॉपी किताब होगा वो भी एक तरह का संसाधन ही है। घर में बहुत सारे वस्तु होंगे वो भी संसाधन ही है ना। खनिज मिनरल्स जो धरती के अंदर से उत्खनन करके खोद करके निकाला जाता है ना। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, खनिज है, धरती के अंदर से निकाले जाते हैं। तो ये सब भी हमारे किसी न किसी काम आते हैं। तो ये सब क्या हो गए, संसाधन हो गए। कोयला हो गया, कोयला भी क्या है, संसाधन हो गया। अब मानव भी क्या है, अपने आप में संसाधन है। हम भी क्या है, संसाधन है। आप भी क्या है, एक संसाधन ही है। आप भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे, जब आपको पढ़ाया लिखाया जाएगा तो आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आप कमा करके घर का जो खर्चा है वो चलाइए। तो कहीं ना कहीं आप भी संसाधन है और हम भी संसाधन है। तो संसाधन का परिभाषा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ओवरऑल संसाधन का परिभाषा यही है। और यहाँ पे लिख रखे हैं, शॉर्ट में लिख रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, संसाधन वैसी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की जगह जरूरत भी लिख सकते हैं की पूर्ति करता हो, उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे में आप लिख सकते हैं खनिज लिख सकते हैं, कोयला लिख सकते हैं, सूर्य भी संसाधन ही है। सूर्य भी क्या है, संसाधन है। सूर्य का उपयोग हम लोग करते हैं ना। सूर्य का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। सबसे पहली बात तो हरे पेड़ पौधे जो हैं खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। हरे पेड़ पौधे खाना नहीं बनाएंगे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो सूर्य भी क्या है, कहीं ना कहीं संसाधन है। हवा भी क्या है, संसाधन है, सांस लेते हैं हम लोग, है ना। जल भी संसाधन है। ये सभी बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, वस्त्र हो गया, है ना। ये सब संसाधन का परिभाषा
हो गया। उसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही बड़े भूगोल के प्रसिद्ध भूगोलवेता कहिए या प्रसिद्ध मतलब कि बहुत ही नॉलेज वाले व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका नाम है जिमरमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जितना भी आपको टॉपिक बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक आपको बताएंगे। ये परिभाषा भी आपका वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, है ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाता है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, है ना। ये किसने कहा था? आपके मैट्रिक के परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप जवाब क्या देंगे? उनका नाम है जिमरमैन। क्या नाम है? जिमरमैन नाम है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधन का परिभाषा पूछेगा तो आप बता देंगे, है ना, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? तो ये जिमरमैन ने कहा था। इसका मतलब क्या हो गया? संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा पेड़ काट करके लकड़ी का लट्ठा जो है काट करके रख दिया गया है। आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। तो लकड़ी का लट्ठा काट के रख दिया गया है, वह लकड़ी का लट्ठा जब तक संसाधन नहीं कहलाएगा, है ना, तब तक कि इसको कुर्सी, टेबल या पलंग, है ना, फर्नीचर जो होता है उससे विभिन्न तरह की वस्तुएं न बना लिया जाए तब तक कोई संसाधन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो लकड़ी का जो लकड़ी काट कर रखा हुआ होता है ना, टेबल कुर्सी पलंग बनाने के लिए, वह संसाधन तभी बनेगा, है ना, लकड़ी जब उसको कुर्सी टेबल विभिन्न रूपों में जो है बढ़ाई के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो वो संसाधन कहलाएगा। यानी कि संसाधन को बनाया जाता है, मानव जो है अपने तकनीक से, है ना, अपने दिमाग से, अपने कौशल से, अपने ज्ञान की मदद से और जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसके मदद से क्या करता है? वस्तुओं का निर्माण करता है, अपने उपयोग के लायक, यानी कि मानव के उपयोग के लायक बनाता है, ठीक है। जिसके बाद वह क्या उपयोग में आता है, हम लोग के उपयोग में आता है, ठीक है। जो भी चीज़ है जो हम लोग उपयोग करते हैं, तो आपको बता दिए, है ना, ये स्टेटमेंट समझ गए। और मानव भी एक अपने आप में क्या है? संसाधन है। हम सभी, जैसे कि आपको बताया, हम सभी क्या है? संसाधन ही है ना। तो मानव अपने ज्ञान से, कौशल से और तकनीक से, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, तरह तरह का ज्ञान, है ना। अब देखिए फोन आ गया है, नया नया टेक्नोलॉजी का फोन आ गया है ना। हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी कितना आगे निकल चुका है, ठीक है। तो मानव क्या है? एक संसाधन है। मानव भी एक अपने आप में संसाधन है जो अपने ज्ञान से, तकनीक से क्या करता है? वस्तुओं का निर्माण करता है, उसको उपयोग के लायक बनाता है। तो ये परिभाषा हो गया और उससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट बातें हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग संसाधन का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। संसाधन का वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है। आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि संसाधन का वर्गीकरण करें, ठीक है। इसका जो टाइप है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं, उपयोगिता के आधार पर संसाधन होते हैं, है ना, स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं, आपका विकास के आधार पर संसाधन होता है। तो कई तरीके से संसाधनों को क्या किया गया है? बांटा गया है, जिससे आपका प्रश्न पूछता है। तो पहला हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होता है, ठीक है। इस तरह से करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। उदाहरण सहित बताएं, या जैव संसाधन अजैव संसाधन में अंतर क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन जो है मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो जैव संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसे संसाधन या वैसे पदार्थ, वैसे वस्तुएं, वैसी चीजें जो सजीव हों, क्या हो? लिविंग थिंग हो, है ना। यानी कि सजीव पदार्थों को ही, सजीव संसाधनों को ही क्या कहा जाता है? जैव संसाधन कहा जाता है ना। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, है ना। हम लोग भी क्या हैं? जैव संसाधन ही है, क्योंकि हम लोग सजीव हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल देख सकते हैं और एग्जाम्पल को बहुत ध्यान रखेंगे, है ना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है। इस तरह से करके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अजैव संसाधन की बात करें तो अजैव संसाधन, है ना, वैसे संसाधनों को कहा जाता है जो निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जिसमें जान नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान हो गया, है ना, कोयला हो गया। मान लीजिए कोयला जैव संसाधन होता तो धरती पे कोयला ही कोयला होता, क्या बात समझ रहे हैं ना। तो खनिज हो गया, ये सब उदाहरण है। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है
है ना, आपके एग्जाम के लिए उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैव और अजैव संसाधन का परिभाषा देख लिए, उदाहरण देख लिए। अब आते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर कहिए या पुनः पूर्ति के आधार पर, कभी कभी आपसे पूछेगा पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें, या ऐसे नहीं पूछ करके पूछ लेगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो हम लोग अब बात करेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षा के लिए, 2 नंबर का पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आपका यहां से पूछेगा, उदाहरण से पूछेगा। तो नवीकरणीय संसाधन है ना, वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिसकी पुनः पूर्ति हमेशा होती रहती है, ये कभी समाप्त नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये असीमित मात्रा में, अनलिमिटेड, बहुत मतलब इतना ज़्यादा है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। जब तक धरती रहेगा तब तक ये सब रहेगा, है ना। जिस दिन ये नवीकरणीय संसाधन खत्म हो गया उस दिन जो है मानव समाज जो है, आपका जो मनुष्य समाज है, हम लोग जो जीव जंतु हैं, सब खतरे में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा आपको समझ में आया, वे सभी संसाधन जो क्या होते हैं, जिसकी पुनः पूर्ति होते रहती है, कभी समाप्त नहीं होता है, ये असीमित मात्रा में यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है ना, इसका नवीकरणीय का एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख चुके हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का ऊर्जा, जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है वो क्या है, नवीकरणीय में आ जाएगा। पवन ऊर्जा भी आपका किस में आ जाएगा, नवीकरणीय में आ जाएगा, ठीक है। जल भी आपका नवीकरणीय में आ जाएगा, ठीक है, जल भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नवीकरणीय में आ जाएगा। उसके अलावा आपका भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा कहने का मतलब धरती के अंदर का जो गर्मी है ना, जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते हैं ना तो तापमान क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, है ना, दबाव भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। तो धरती के नीचे क्या है, तापमान बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, उसको क्या किया जाता है, उसको निकाला जाता है पाइप से या किसी माध्यम से, किसी टेक्नोलॉजी से, है ना, क्या किया जाता है, निकाला जाता है। निकाल करके उसको क्या किया जाता है, अलग अलग कामों में बिजली बनाया जाता है और बहुत सारे काम किए जाते हैं। ज्वारीय ऊर्जा कहाँ आता है, ये समुद्र में आता है। ज्वारीय ऊर्जा कहाँ आता है, समुद्र में आता है आपका, ठीक है। समुद्र में जैसे कि लहरें उठती है, बहुत तेज लहरें उठती है, फिर धमाक से नीचे गिर जाती है, तो वहाँ पे क्या एक तरह का ऊर्जा जो वहाँ पे कन्वर्ट करंट जो है ना, उत्पन्न होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, पकड़ करके उसको अन्य चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करके अन्य चीज़ों में काम में लाया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, किसके एग्जाम्पल हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गया, आपका नवीकरणीय का एग्जाम्पल हो गया। फिर आपका अनवीकरणीय है, क्या है, दूसरा अनवीकरणीय है। एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या बोले, अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है, या होता है तो बहुत लंबा समय लगता है, हजारों करोड़ों वर्ष लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, है ना। कोयला आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, पेट्रोलियम भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। पेट्रोलियम में खाली पेट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोलियम का मतलब हो गया आपका, है ना, इसमें पेट्रोल भी आ जाएगा, ठीक है, डीजल भी आ जाएगा, केरोसिन भी आ जाएगा, और भी बहुत सारे पेट्रोलियम वाले पदार्थ होते हैं। तो और फिर आपका नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस, जहाँ पर आपका पेट्रोलियम पाया जाएगा वहीं पे प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति होती है, प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। प्राकृतिक गैस में सीएनजी और एलपीजी, है ना, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से सीएनजी और एलपीजी होते हैं, है ना। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। सीएनजी जो है, जो गाड़ी जो चलता है ना, अब जो बहुत सारे गाड़ियां आ गई है ना मार्केट में, ठीक है, शहरों में, वो सीएनजी से चलने लगे हैं। आपके शहरों में जैसे राजधानी पटना में जो है आपका, है ना, सीएनजी से बस चलता है, सीएनजी से ऑटो चलता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक गैस का ही पार्ट है सीएनजी, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मुख्य घटक जो होता है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, इसका मुख्य घटक सीएनजी का पूछेगा तो मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन, CH4 होता है, मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का आपका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होता है। क्या होता है, C4H10 होता है। उसके अलावा एलपीजी में ब्यूटेन के अलावा
आपका एथेन भी होता है, C2H6 होता है, और आपका प्रोपेन भी होता है, C3H8 भी होता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बढ़िया से बता देंगे, LPG CNG ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब प्राकृतिक गैस जो इंपॉर्टेंट बातें आ रहा है उसको भी बता रहे हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय आपको परिभाषित कर दिए उदाहरण सहित। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि नवीकरणीय अनवीकरणीय में अंतर लिखें, तो दोनों का परिभाषा लिखेंगे, दोनों का अंतर लिखेंगे, तो आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, फिर आपका चौथा है, तीसरा पॉइंट है, 2 हो गया, तीसरा है स्वामित्व के अधिकार, है ना, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं मालिकाना हक के आधार पर, जो उसका मालिक, किसी भी वस्तु का कोई ना कोई मालिक होता है। ठीक है, तो उसके आधार पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका निजी संसाधन या इसी को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। निजी संसाधन को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। दूसरा आपका है सार्वजनिक संसाधन या सामुदायिक संसाधन है। तीसरा आपका राष्ट्रीय संसाधन है, और चौथा आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो ये आपका 4 तरह के संसाधन जो होते हैं स्वामित्व के आधार पर होते हैं, मालिकाना हक के आधार पर होते हैं। निजी संसाधन किसको कहते हैं, सबका बारी बारी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो निजी संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, क्या हो? किसी खास व्यक्ति का हो, किसी एक व्यक्ति का उस पर हक हो, या किसी संस्था का, है ना, संस्था का उस पर हक हो, कह सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कि शर्ट है, या आपका घर का जो सामान है उस पर आपका हक है, आपके परिवार का हक है ना, या स्पेशल आपका साइकिल होगा, आपका बाइक होगा, तो उस पर सिर्फ आपका हक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? निजी संसाधन हो गया। आपका जो अपना घर है ना, जो रूम रेंट ले रखे हैं, है ना, तो वो भी रूम क्या हो गया आपका, जब तक आपके मतलब जब तक आप पैसा दे रहे हैं तब तक क्या है, आपके अधिकार में है वो, है ना, रहने के लिए। अपना घर जो बनाया हुआ होता है वो तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, जो अपना घर है वो निजी संसाधन में आता है ना। कहते हैं ना कि फ़ोन मेरा नहीं छुओ, है ना, कहते हैं ना कि मेरा फ़ोन नहीं छुओ, ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल फ़ोन नहीं छूना चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है, तो जो पर्सनल कहने का मतलब क्या है? निजी, व्यक्तिगत। ठीक है, जो आपका है, किसी खास व्यक्ति का है, किसी खास संस्था का है, या सामुदायिक समूह का है। ठीक है, तो निजी संसाधन का मतलब समझ गए। अब आता है दूसरा, सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन। सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन की बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा जितना आपका, जहां आप सभी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन में आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। तो सार्वजनिक संसाधन का मतलब क्या हो गया? जहां सबको, जिसका उपयोग सब लोग कर सकता है। बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, है ना, आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, ये सभी जगह जो हो गए, ये क्या हो गए? सार्वजनिक संसाधन के उदाहरण हो गए, या सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हो गए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है कि जैसे भारत है ना, तो भारत का अपना एक क्षेत्र है, एक अपनी सीमा बनाया हुआ है, राजनीतिक रूप से अपना एक सीमा बनाया हुआ है कि इसके बाद जो है यहाँ तक हमारा देश है। जैसे कि अपना देश का नक्शा देखेंगे तो यहाँ पे तो मैप है नहीं, लेकिन ऐसी शॉर्ट में बता देते हैं आपको। जैसे कि भारत ही है, तो भारत का एक सिंपल नक्शा बनाया, तय किया हुआ है कि ये भारत है। ठीक है, ये भारत है ना, ये भारत है आपका। एक सिंपल सा आपका हम लोग नक्शा तैयार कर लेते हैं, तो ये भारत है। ठीक है, ये छोटा सा हम लोग बना लिए समझने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग सिंपल सा क्या कर दिए, एक भारत है, आपको समझने के लिए बताया है। तो भारत की भी एक राजनीतिक सीमा होती है कि इसके अंदर का जितना भी वस्तु है, जितना भी चीज़ें हैं, जितनी भी संसाधन है, वो सब राष्ट्रीय संसाधन में आता है। ठीक है, भारत की सीमा के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, हम भी, आप भी, सब क्या है? देश के संसाधन है। आपका घर भी क्या हो जाएगा कभी कभी, है ना, जरूरत पड़ेगा तो सरकार आपको अपने मतलब आपके घर को भी ले सकती है। तो राष्ट्रीय संसाधन में आपका घर भी आ जाएगा, हमारा घर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब आप लोग समझ गए। एक किसी भी देश, किसी खास देश के सीमा के अंदर में आने वाले जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थें हैं, जो भी संसाधन हैं, उस सब का सब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, एक और इसमें राष्ट्रीय संसाधन में एक और बात आपको बताते हैं
कि यहाँ पे हमारा समुद्र है, यहाँ पे क्या है हमारा दक्षिण में भारत के दक्षिण में जो है, दक्षिण में नीचे में दक्षिण होता है, ऊपर में उत्तर होता है, और दाएं साइड अपना दायां हाथ जो होता है वो आपका पूरब साइड होता है, और आपका बायां हाथ जो है ना, ये बायां हाथ है तो ये आपका पश्चिम होता है। क्या होता है? पश्चिम होता है। दक्षिण में जो है नीचे आपका इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है ना, और नीचे जो है सबसे दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। तो हम लोग का एक और सीमा है जो आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए बता रहे हैं कि समुद्र तट से 12 समुद्री मील, कितना आपका 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील यानी कि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 22.2 किलोमीटर समथिंग आपका होगा। ठीक है, भारतीय वन के बुक में आपका 22 किलोमीटर दिया हुआ है और एनसीईआरटी में आपका लगभग 19.2 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 12 समुद्री मील को आप 1 मील बराबर होता है आपका 1 मील बराबर आपका होता है 1 मील जो है आपका बराबर होता है ना 1853-54 मीटर के बराबर होता है। 1853 यानी 1.854 किलोमीटर के आसपास होता है। तो यानी कि 12 को है ना मल्टीप्लाई करेंगे 1854 मीटर से तो लगभग 22 के आसपास आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, यही करेक्ट वैल्यू है, बहुत अच्छे से मेंशन करके इसमें निकाला हुआ है। तो 12 समुद्री मील भारत का जो आपका तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है, वहाँ से 12 समुद्री मील है ना, यानी कि 22.2 किलोमीटर के आसपास वाला जितना एरिया है वो राष्ट्रीय संसाधन में ही आता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे कि समुद्र तट से कितना किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है ना राष्ट्रीय संसाधन में आता है। तो 22 किलोमीटर, किलोमीटर में पूछेगा तो 22 किलोमीटर। ठीक है, और आपका मील में पूछेगा तो 12 समुद्री मील बोलेंगे। कितना मील बोलेंगे? 12 समुद्री मील बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय संसाधन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, फिर आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है कि 200 किलोमीटर है ना, 200 किलोमीटर, मान लीजिए कोई भारत है तो भारत से 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र, 200 किलोमीटर नहीं 200 नॉटिकल है ना, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। किलोमीटर गलती से लिखा हुआ है आपके किताब में भी मिसप्रिंट है ना। समुद्र में जब हम लंबाई को नापते हैं तो उसको समुद्री मील में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर नहीं करते हैं। तो किसी भी तट से 200 किलोमीटर तक का बाद का क्षेत्र, यानी हमारा जैसे भारत है, भारत से 200 समुद्री मील के बाद का जो क्षेत्र है, 200 समुद्री मील, कहीं से मेरे से गलती से बोला गया होगा 200 किलोमीटर, तो वो गलती से मतलब है ना बाय मिस्टेक बोला गया होगा है ना। 200 समुद्री मील के बाद का जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या करती है? अपना शोध, अपना परीक्षण करती है ना, या परमाणु परीक्षण करती है या कुछ भी ऐसा करती है। ठीक है, और उस क्षेत्र में जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से क्या करना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। किसी भी देश को मतलब 200 समुद्री मील से के बाद से गुजरने के लिए या व्यापार करने के लिए, शिप, बड़े बड़े शिप को गुजारने के लिए या कुछ भी ऐसा परीक्षण करने के लिए, परमाणु परीक्षण करने के लिए क्या करना पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 200 समुद्री मील के बाद वाला जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो में आपको लगभग हम लोग 3 गो खत्म कर लिए, स्वामित्व के आधार पर खत्म कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे किसका? आपका विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फिर उसके बाद और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उसको बताएंगे। फिर हम लोग का जो आपका ये है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 3 प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन हुए थे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना करने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे विकास के आधार पर, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर देखा जाए तो संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ये सब संसाधन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के विकास में बड़ा योगदान रखते हैं, है ना। किसी भी देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वहाँ का संसाधन का समृद्धशाली होना, वहाँ संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाया जाना, ये बहुत मायने रखता है। जैसा कि आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना होगा कि जिस भी देश में जितना अधिक संसाधन होता है, रिसोर्सेस होता है, वह देश उतना ही क्या होता है? डेवलप्ड होता है, विकसित होता है। ठीक है,
और अपना देश भारत जो है वो विकसित देश नहीं है, ठीक है। ये कैसा देश है? तो विकासशील देश है। इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। इंडिया क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। विकसित देश में नहीं आता है, विकासशील देश में आता है। कैसा आता है? विकासशील देश में आता है, डेवलपिंग कंट्री में आता है। तो हम लोग जैसा कि 3 तरह के संसाधनों का वर्गीकरण तो कर चुके हैं, अब चौथा का बात करते हैं। विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? आपका संभाव्य संसाधन, फिर आपका दूसरा हो गया विकसित संसाधन, तीसरा हो गया भंडारित संसाधन और चौथा हो गया संचित संसाधन। ये भंडारित तीसरा और चौथा जो है दोनों लगभग एक ही तरह के बातों को बताता है, ठीक है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों जो है एक ही तरह का है। बारी बारी से चारों का बात करते हैं। संभाव्य संसाधन की बात करें तो वैसे संसाधन जिसके पाए जाने की संभावना क्या है? बहुत ज़्यादा है। जैसे कि गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र में और गुजरात वाले क्षेत्र में क्या है? बहुत बड़ा मरुस्थल है ना। और वहाँ का जमीन का कोई काम होता है? कोई उपयोग है? नहीं है, एकदम नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं कि वहाँ पे सौर प्लेट, बड़े क्षेत्र में सौर प्लेट बिछा दिया जाए, सौर प्लेट बिछा दिया जाए और वहाँ से ऊर्जा की प्राप्ति किया जाए। और बहुत सारा ऐसा शोध हुआ है, ऐसा खोज हुआ है और पता चला है कि वहाँ पे अंदर में, वहाँ के धरती के अंदर में क्या है? खनिज है, बहुत भारी मात्रा में क्या है? कहीं कहीं पे खनिज है। तो उसको भी क्या किया जा रहा है? खनन किया जा रहा है, पता किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या है? संसाधन है, लेकिन अभी खोजा नहीं गया है। अभी वहाँ पे संभावना लगाया जा, संभावना मतलब कि गेस किया जा रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है? संसाधन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे संसाधन को ठीक किया जाता है, विकास किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है। जैसे कि सौर ऊर्जा को वहाँ विकास बहुत अच्छा किया जा सकता है। मान लो खनिज नहीं निकला, धरती के अंदर से खनिज निकला, तो उतना जो परित है वहाँ पे खेती तो होता नहीं। राजस्थान में पूरा जमीन क्या है? बंजर है, बालू ही बालू है चारों तरफ। वहाँ पे सरकार के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि वहाँ पे है ना संसाधन को विकास किया जा सकता है। सौर प्लेट पूरे बड़े बड़े क्षेत्रों में बहुत दूर तक फैला दिया जाए तो वहाँ से बिजली निकाला जा सकता है ना, ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है, जिससे क्या होगा? हम लोग उसको उपयोग करेंगे, ठीक है। संसाधन के रूप में बिजली क्या है? संसाधन ही ना है, संसाधन का ही हिस्सा है। तो ये संभाव्य संसाधन है। संभावना है कि देश में यहाँ क्या कह सकता है? संसाधनों को निर्माण किया जा सकता है, संसाधनों की उत्पत्ति की जा सकती है। तो ये संभाव्य संसाधन में आ जाएगा। विकसित संसाधन नाम ही से पता चल रहा है, डेवलप्ड मतलब खोजा जा चुका है। क्या क्या जा चुका है? खोजा जा चुका है। जैसे कि तुम्हारा भारत में सबसे पहला तेल का कुआं क्या है? डिगबोई है, असम में पड़ता है वो डिगबोई है, जहां से तेल निकाला जाता है। तेल मतलब किरासन थी, कड़वा तेल नहीं, सरसों तेल नहीं, क्या? पेट्रोलियम, जो गाड़ी जिससे चलता है, ठीक है ना, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम नहीं कि जिसको खनिज तेल कहते हैं। तो खनिज तेल से क्या होता है? बहुत सारा उसका काम है। तो ये विकसित संसाधन कहने का मतलब जहां पे संसाधनों को खोजा जा चुका है। क्या कह चुका है? खोजा जा चुका है। असम का डिगबोई आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। असम का डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। वहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है और भारत का सबसे पुराना खनिज तेल का वो क्या है? कुआं है, जहां से क्या किया जाता है? पेट्रोलियम निकाला जाता है। उसके अलावा आपका मुंबई हाई महाराष्ट्र में पड़ता है, जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। क्या किया जाता है? समुद्र से पेट्रोलियम निकाला जाता है। गुजरात का अंकलेश्वर, जहां से क्या कहता है? पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सब विकसित हैं, यानी कि यहाँ का पता चल चुका है, यहाँ का जानकारी मिल गया है कि हाँ यहाँ पे ये संसाधन है, तो उसको वहाँ से क्या किया जा रहा है? निकाला जा रहा है। तो विकसित संसाधन इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आता है तीसरा और चौथा क्या है? भंडारित संसाधन और संचित संसाधन दोनों एक ही हैं। दोनों कहीं ना कहीं शाब्दिक रूप से देखा जाए तो एक ही को यूज किया जा रहा है। भंडारित का मतलब क्या हो गया? जमा टाइप का। संचित मतलब क्या होता है? जमा ही होता है। संचित का अर्थ भी क्या होता है? जमा, जो मतलब कि है। तो भंडारित संसाधन या संचित संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है कि ये संसाधन है ना, पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यहाँ से क्या किया जा रहा है? उत्खनन नहीं किया जा रहा है। यहाँ से उत्खनन नहीं किया जा रहा है। उत्खनन मतलब खोदा नहीं जा रहा है, निकाला नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि महंगा पड़ रहा है। संसाधन को धरती के अंदर से निकालना क्या सस्ता होता है? बहुत भारी भारी मशीन लगता है, बहुत खर्चा पड़ता है, बहुत मजदूर लगाना पड़ता है, बहुत इंजीनियर लगाना पड़ते हैं, है ना। पता चला कुछ मिला ही नहीं, या है तो थोड़ा बहुत मिला, तो क्या हो जाएगा? सरकार को घाटा हो जाएगा। तो भंडारित और संचित संसाधन कुछ ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे संसाधन हैं, जमा हैं, लेकिन वो महंगा पड़ रहा है। उसको तकनीक के अभाव में और धनराशि के अभाव में क्या किया जा रहा है? उसको निकाला नहीं जा रहा है,
ठीक है, लेकिन हाँ भंडारित हैं, ठीक है ना, ऐसा माना जा रहा है। जैसे कि बंगाल की खाड़ी से पता चला है कोई कुआं है, तेल का कुआं है, अभी कोई तेल निकाला जा रहा है, पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, कुछ निकाला जा रहा है, लेकिन अनुमान है कि बंगाल के खाड़ी में भी क्या है, तेल का कुआं है, वहाँ पे अनुमान है, वहाँ पे ऐसा भंडार है, ऐसा शोध हुआ, ऐसा खोज हुआ है, लेकिन वहाँ से तेल निकालना आसान है, सस्ता है, बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर में भी बहुत कुछ ऐसा पता चला है, तो लेकिन वहाँ से पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे सब कुछ ले जाना ढो करके, है ना, सब कुछ का रहने का व्यवस्था करना सब क्या है, महंगा पड़ जाता है, ठीक है। पता है कि हाँ वहाँ भंडार है, लेकिन वहाँ से निकाल पाना क्या है, कठिन है। जैसे कि हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय जो उत्तर में हिमालय है, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना पानी आंधी से कहता है ना, तो हिमालय जो उत्तर में हिमालय है, यहाँ से कहा जा रहा है कि यहाँ भारी मात्रा में हिमालय के तराई में, हिमालय के अंदर, हिमालय का जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी के अंदर में जो है भारी मात्रा में कोयला है, और एंथ्रासाइट नाम का एक कोयला है, कोयला आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, है ना, 4 प्रकार के कोयला होते हैं, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया। तो माना जा रहा है कि हिमालय के क्षेत्रों में, और खोजा भी जा चुका है, एक जगह खोजा भी गया, जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट नाम का कोयला जो है, जो सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है, सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट, उसको खोजा गया वहाँ से, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मिला है, भंडार मिला है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हिमालय के क्षेत्र में बहुत बड़ा कोयला का भंडार है, ठीक है, लेकिन वहां से निकाल पाना क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। भंडार है मतलब संचित है, मतलब जमा है। तो ये सब संसाधन कहीं ना कहीं देश को क्या करता है, ये सब संसाधन जितना अधिक पाया जाएगा उतना ही क्या होगा, उस देश का डेवलपमेंट होगा, है ना, ठीक है। तो संसाधन हम लोग विकास के आधार पर 4 प्रकार के संसाधनों का चर्चा कर लिए, यानी कि संसाधन का वर्गीकरण हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आधा से ज़्यादा चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं संसाधन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, है ना, 2 नंबर का पूछेगा कि संसाधन के संरक्षण से, संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना। संसाधन को बचाएंगे कैसे, मान लो ये टेबल यहाँ लगा कर रखे हैं, सबको तोड़ दें या कोई तोड़ दिया तो इस क्या हो गया, बर्बाद हो गया, कोई काम कर रहा। तो हम लोग इसको बचा के कैसे रखेंगे, इस पे देखो बच्चा सब खराब कर दिया है ना, इसको कोई खुरदुरता नहीं, मतलब कोड़ इधर इधर नाखून से क्या कर दिया, तोड़ फोड़ दिया है ना, सब सही रहता। संसाधन को का संरक्षण करने का मतलब क्या है, उसको बचाना, संसाधनों को बचा करके चलना। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो संसाधनों का बिना दोहन किए हुए, दोहन एक शब्द ध्यान देंगे, दोहन का मतलब होता है बर्बाद करना, दोहन का मतलब बर्बाद करना होता है, क्या होता है, बर्बाद करना, जैसे मन तैसे यूज करना, है ना, खराब कर देना, ठीक है। तो बिना दोहन किए हुए, बिना बर्बादी किए हुए, सोच समझ करके, क्या बोले, सोच समझ करके संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से मतलब क्या, दिमाग से, कि हाँ ये चीज़ खराब हो जाएगा, इसको सही से रखेंगे, इसको तो इसे ले जाएंगे तो टूट जाएगा या खरोच लग जाएगा या खराब हो जाएगा, है ना। अब मान लो कुछ लाए सामान, उसको क्या वर्षा में छोड़ दिए, ठीक है, तो बर्बाद ना हो जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ, सोच समझ करके विवेकपूर्ण तरीके से बिना दोहन किए हुए संसाधनों का उपयोग करना ही, यूज करना ही क्या कहलाता है, संसाधन का संरक्षण कहलाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखे हैं, संसाधन का सोच समझ करके विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन का संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन का संरक्षण मतलब समझे, संसाधन का संरक्षण मतलब क्या, संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ करके बिना दोहन किए हुए, बिना बर्बाद किए हुए भी लिख सकते हैं, ठीक है, उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन का संरक्षण कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लेके चल रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आपका फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। पहला लाइन लिखे हैं, गांधी जी एक स्टेटमेंट दिए थे, एक कथन दिए थे, है ना, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का है। इस कथन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये महात्मा गांधी जी जो हैं संसाधन के संरक्षण करने के लिए, संसाधन का संरक्षण करने के संदर्भ में ये बात कहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ क्या कर रहे हैं, जितना भी देश में संसाधन, जितनी जनसंख्या, सब लोग खाए पकाया जा रहा है, सब लोग खा के क्या कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, बचा के कुछ नहीं चल रहा है। इससे क्या होगा, संसाधन खत्म हो जाएगा, और आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाला हमारा जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं आने वाले, उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं बचेगा।
तो ये ऐसा गांधी जी बोले संसाधन का संरक्षण करने के लिए, है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ, हम लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ खा पका के खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जमा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, संसाधन का संरक्षण करना चाहिए, हर चीज़ को बचा कर रखना चाहिए। जैसे कि वनों को, फॉरेस्ट समझ रहे हो ना, वन को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है। वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने बनाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वन नष्ट होते जा रहे हैं। उससे क्या होने लगेगा, बहुत कुछ इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। गर्मी बढ़ जाएगा, हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा, समझ में आ रहा, जीव जंतु मर जाएंगे। ठीक है, तो ये बताए थे गांधी जी, ये कथन दिए थे, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कथन दिया गया था संसाधन के संरक्षण से के संदर्भ में। तो ये बात को आप 2 नंबर का संसाधन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये सब समझाने के बाद ये सब बातें को भी लिखेंगे। उसके अलावा संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत सारे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस को भी मनाने की परंपरा जो है शुरू किया गया स्टॉकहोम में। आपको बताते हैं, यहाँ पे नीचे हम लोग लिखे हैं स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है ना। स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्वीडन एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बार 1972 में जो है आपका क्या विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाने का घोषणा किया गया। और प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं, पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संसाधनों के संरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दिवस मनाते हैं, लोगों में जागरूकता लाने के लिए। ठीक है, तो ये लाइन याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका ऑब्जेक्टिव एकदम पूछेगा ही पूछेगा। एक और क्या है ना, ये सब पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत तरह के आंदोलन हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। फिर आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर जो है एक सरदार सरोवर नामक एक बांध बनाया गया, बांध बनाए जाने का फैसला लिया गया। तो इसके विरोध में मेधा पाटेकर ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब बांध बनने से बहुत सारा हानि भी तो होता है ना, बहुत सारा बर्बादी होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत दूर दूर तक के जंगलों को काट दिया गया इस बांध के बनने से, है ना। बहुत सारे जितने वनस्पति थे, जहाँ खेत था, जहाँ पे फसल होते थे, जहाँ पे पौधे थे, वहाँ पे क्या कर दिया गया, सरकार ने उस जमीन को छीन लिया, लोगों को भगा दिया, बहुत लाखों लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया गया। ठीक है, जिससे पूरे को खाली करके वहाँ पे क्या कर दिया गया, पानी भर दिया गया। डैम बनेगा, बांध बनेगा तो पूरा पानी आकर चारों तरफ फैल ना जाएगा, तो वहाँ पे रहना मुश्किल, सही है, एकदम नहीं है ना, कुछ भी वहाँ पे रह पाएगा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र बर्बाद हो गया। तो चिपको आंदोलन लाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था आंदोलन, मेधा पाटेकर, ये महाराष्ट्र की रहने वाले थे, है ना। मेधा पाटेकर कोई महिला नहीं है, ये पुरुष है, ये नहीं सोचना है कि लड़की है, लड़का पुरुष जाति के हैं, मेधा पाटेकर। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, मेधा पाटेकर। कौन थे, पाटेकर, मेधा पाटेकर। ठीक है, नाना पाटेकर जैसे है ना, वो एक्टर हीरो है नाना पाटेकर, कॉमेडी करते हैं या एक्टिंग का रोल करते हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में अथी चलता है, टाइटल चलता है पाटेकर, मेधा पाटेकर। अब आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक आंदोलन था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इस चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, है ना, जल संचय आंदोलन के नेता कौन थे, ऐसे करके सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं ताकि जरूरी है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, तो पेड़ों को क्या किया जा रहा था ना, अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा था। तो जंगलों के, वन में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, वो लोग क्या किए, किसके नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, है ना, ये नेता के रूप में आए और उनके साथ मिलकर के क्या करते थे, सब लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए क्या करते, उसके चारों ओर सब लिपट जाते थे, गले लगा लेते थे, सब पेड़ को क्या कर लिया, गले लगा लेता था। तब उसको थोड़ी ना काटेगा, पेड़ को थोड़ी ना काटेगा, आदमी को काटना पड़ जाएगा। तो इस तरह से चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे चिपको आंदोलन के। फिर जल संचय आंदोलन, कहने का मतलब जल को, वर्षा के जल को जमा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, गड्ढा बना करके, हौज बना करके, बहुत तरीके से जल को क्या कहते, तालाब बना करके, है ना। तमिलनाडु जो है ना, वहाँ तालाब बना करके वहाँ नियम बना दिया गया है, वहाँ कोई भी घर बनेगा ना तो वहाँ पानी जमा करने का क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो घरे नहीं बनेगा, सरकार उसको तोड़वा देगा।
एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है तमिलनाडु। एग्जाम में पूछता है इसलिए आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे घरों में जल संचय की व्यवस्था कानूनन रूप से होना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसके नेता कौन थे? संदीप पांडे। कौन थे? संदीप पांडे। अब आपसे पूछता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो ऑप्शन में आपका रहेगा मानव एवं तकनीक का शोषणात्मक दोहन। शोषणात्मक दोहन कहने का मतलब क्या? दुरुपयोग करना। शोषण करना मतलब क्या? दुरुपयोग करना। किसका? मानव का और टेक्नोलॉजी का, है ना। जब पूरा दम उपयोग करना, पूरा जबरदस्ती उपयोग करना, आदमी से मशीन से काम लेना, ठीक है, दम एकदम छुट्टी नहीं देना। अरे मशीन भी तो गर्म हो जाता है ना जी, कुछ भी चलते चलते चलते। तो मशीनों का यानी तकनीक में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाएगा। मानव और तकनीक का शोषणात्मक दोहन को ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपसे पूछेगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं तो ऑप्शन में जरूर रहेगा मानव एवं तकनीक का शोषणात्मक दोहन। दोहन मतलब बर्बादी। किसका बर्बादी? है ना, दुरुपयोग। तो मानव और तकनीक का दुरुपयोग करना ही क्या कहलाता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब आता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। ये शुरुआत कब हुआ था? तो 1972 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। स्वीडन एक देश है। कौन सा देश है? स्वीडन एक देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। कहाँ है? स्टॉकहोम इसकी राजधानी है और यहीं से शुरू हुआ था, है ना, 1972 से, है ना। विश्व पर्यावरण सम्मेलन मनाया गया 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में, और 1972 से शुरू किया गया विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का घोषणा किया गया। और उसके बाद से प्रत्येक साल, हर एक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, अब आता है पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे। पृथ्वी सम्मेलन, ये सब टॉपिक वही उठाए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे। 3 पृथ्वी सम्मेलन हम लोग को पढ़ना है, आपको 10th में पढ़ना है। ठीक है, तीनों से ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, पहला पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ? संसाधनों के संरक्षण के लिए। क्यों हुआ? संसाधन को वैश्विक स्तर पर पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं सभी को, है ना, जागरूक करने के लिए कि सब लोग क्या करें? संसाधनों का संरक्षण करें। क्या करें? संसाधनों का संरक्षण करें और उसके संसाधनों के दुरुपयोग से जो प्रभाव आए हैं, है ना, उसको कम किया जाए। जैसे कि क्योटो सम्मेलन हुआ, एक सम्मेलन हम लोग को बताना है, क्योटो सम्मेलन। ये क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था जितना भी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं वैसे गैसों को जो क्या करते हैं? वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देता है। इसमें सबसे आता है आपका क्या? CO2 गैस। क्या आता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करता है? तापमान को बढ़ा देता है। उसके अलावा CFC हो गया, है ना, धूलकण हो गया आपका, और भी बहुत सारे ऐसे गैस है, गर्म गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये सब क्या करता है? वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देता है, जिससे गर्मी बढ़ जाता है और वहाँ का पर्यावरण क्या होता है? बिगड़ जाता है। इसको कम करने के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1997 में जापान में किया गया था। ठीक है, तो जितना भी सम्मेलन हुआ ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए, उस देश के संसाधनों को बचाने के लिए, है ना, सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से संसाधनों को बचा करके रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके? संसाधनों का उपयोग कर सके, है ना। इसके लिए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका 1992 में हुआ था। कब हुआ था? पहला पूछेगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। तो आपसे तीनों में से कुछ पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में। या पूछेगा कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ। ठीक है, और किस देश में पड़ता है? किस देश में हुआ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? तो ब्राजील देश में हुआ। ठीक है, फिर दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 5 साल के बाद होता है। क्या होता है? 5 साल के बाद, 5 साल पर होता है। 1997 में हुआ। दूसरा कब हुआ? 1997 में हुआ। किस शहर में हुआ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
है ना, अमेरिका में पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपका न्यूयॉर्क शहर में जो है 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में हुआ। कब हुआ? 2002 में हुआ। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग कहाँ का शहर है? दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का शहर है? दक्षिण अफ्रीका का शहर है। ठीक है, तो ये आपका जितना लगभग आज के इस वीडियो में था मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक था पहला चैप्टर का, उस सारा आज के इस वीडियो में बता दिए। ठीक है, अब एक क्योटो सम्मेलन आपको बता ही दिए। क्योटो सम्मेलन जो है जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? नाम से ही लग रहा है क्योटो, ये जापान का ही शब्द है, क्योटो हो गया। ठीक है, तो क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ? जापान में हुआ। क्यों हुआ? ग्रीन हाउस गैस को 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए विभिन्न देश को क्या किया गया? इसमें भाग लेने के लिए कहा गया कि अपने अपने देश में क्या कीजिए ना कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसका उत्सर्जन कम कीजिए, उसको कम ठीक कीजिए, होने दीजिए, बाहर निकलने दीजिए। कहने का मतलब उसका उपयोग जहाँ से निकल रहा है उसका उपयोग बंद कीजिए। जहाँ जहाँ से CO2 निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस क्या करता है ना, ग्लोबल वार्मिंग ला देता है। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब क्या है कि ग्रीन हाउस गैस जितना निकलेगा ना उसी पूरे दुनिया का तापमान बढ़ने लगेगा। पूरा दुनिया का तापमान बढ़ेगा ना तो जितने भी ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर जो चट्टान के रूप में है, बर्फ़ के रूप में है ना, पिघलने लगेगा। तो क्या होगा? जितना भी समुद्र का लेयर है, मान लो कि पानी यहीं तक है ना, तो पानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? समुद्र के किनारे के शहर डूब जाएंगे, मानव का नाश होने लगेगा, है ना, इससे मानव ही का विनाश होगा। तो क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, इन सभी गैसों को, मीथेन गैस हो गया, इन सभी गैसों को उत्सर्जन को कम किया जाए, जिसमें बहुत सारे देश भाग भी लिए। और ये कब हुआ? 1997 में हुआ, जापान में हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही बताए, सब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बताए, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बताए। और आपका इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, और आप लोगों को इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर JP एकेडमी जो है इसी चैनल के नाम से आपका ये होगा, टेलीग्राम होगा JP एकेडमी, है ना, JP एकेडमी। ठीक है, ई ना होगा, JP एकेडमी। ठीक है, JP एकेडमी चैनल पे आपका टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम होगा। ठीक है, इसी पे क्या करेंगे, आपको PDF इसका मिल जाएगा, हैंड रिटन PDF मिल जाएगा, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ रहेगा। ये पूरा शॉर्ट में आपका कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करवाए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। और जितने भी आप लोग होंगे प्लीज़ आप लोग शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अच्छा लगा होगा वीडियो को तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।